दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे वो खैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ब्रेन ट्यूमर, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी DBS के मुतालिक। ये क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पेशेंट्स में इसका सक्सेस रेशियो कितना है, इन तमाम बातों पर आज रोशनी डालेंगे। और इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, मेडिकेयर, कार्डिक एंड जनरल हॉस्पिटल। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप से बात हुई थी इस प्रोग्राम से पहले भी कि मौज़ूआत के इंतखाब और माशाल्लाह से बहुत अच्छे और दिलचस्प दो मौजू आज हमने सेलेक्ट किए हैं। तो डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम इस मौजू पे बात कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन ट्यूमर से। जैसे आपने कहा, ब्रेन ट्यूमर्स बेसिकली एक जो ब्रेन है उसमें अगर एबनॉर्मल किस्म के सेल्स आ जाएं, ऐसे सेल्स जो वहाँ के नहीं हों, जो अपनी एबनॉर्मलिटी शो करें, और जो नॉर्मल ब्रेन है उसके ब्लड सप्लाई, उसकी ग़िज़ा और उसको लेना शुरू कर दें, दैट इज़ द ब्रेन ट्यूमर। और उसके मुख्तलिफ इक़साम होते हैं। जी जी, मुख्तलिफ इक़साम में उसमें यूजली हम दो तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, एक बेनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। उसको आप कह सकते हैं कि एक स्लो ग्रोइंग, एक होते हैं फास्ट जो मैलिग्नेंट हों, जिसके दो तरह के इक़साम होते हैं। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात इसकी मुख्तलिफ होती हैं। मोस्ट कॉमनली तो ये जेनेटिकली होते हैं, लोगों के जेनेटिक्स में होता है ट्यूमर होना। बाकी कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ लोग जो इस तरह की फैक्ट्रीज या इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व होते हैं उनमें हो सकते हैं। कुछ जो है पेस्टिसाइड्स आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा इशू है, जैसा कि जो हमारी वेजिटेबल्स और इनमें लगाए जाते हैं पेस्टिसाइड्स, वो भी उसका कॉज हो सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इन्वायरमेंटल और जेनेटिक कॉज होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई अलामात के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं कि जिनसे ये शुबा ज़ाहिर होता है कि इस बंदे को ट्यूमर हो सकता है? देखिए, यूजली पेशेंट मुख्तलिफ स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यूजली अगर पेशेंट्स जिनको बेहोशी के दौरे पड़ते हों, बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हों, पहले कोई ऐसी हिस्ट्री ना रही हो, या हाथ पाँव की कमज़ोरी जो वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जा रही है जो पहले ना रही हो, और उसके अलावा पेशेंट का होश का लेवल कम होना, वक्त के साथ उसमें कमी आना, बेहोशी रहना, ये आम अलामात होती हैं हमारे पास मरीजों के आने की। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपसे ज़रूरी पूछना चाहेंगे कि आया इसका ट्यूमर्स का 100% इलाज मुमकिन है? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। लोग अक्सर इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इस बारे में उनको बहुत ज़्यादा गलतफहमी भी रहती है कि आया हम इसका इलाज कराएंगे, कहीं हमारा मरीज़ अपाहिज तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमें कुछ और इशू तो नहीं होंगे। बात यह है कि जिस स्टेज पे मरीज़ आता है डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टेज है।
یوزلی ہم میکسیمم سیف ڈیبلکنگ کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم ٹیومر کو نکالیں اور نارمل برین کو بچائیں، اور باقی جو حصہ بچتا ہے اس کے لیے ہم شعائیں تجویز کرتے ہیں کہ پیشنٹ اس کو شعائیں لگوائے۔ تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیومر 2 قسم کے ہوتے ہیں، بینائن اینڈ میلیگننٹ۔ تو اگر بینائن ہے تو پھر تو سروائیول بہت اچھا ہوتا ہے اس کا، پیشنٹ اپنی پوری زندگی تک ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ نہ ہو۔ جہاں میلیگننٹ کا تعلق ہے تو اس میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں کہ وہ کس اسٹیج میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے اور میلیگننٹ ٹیومر کس قسم کا ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ٹیومر کی اگر ہم بات کریں تو آیا برین ٹیومر کا علاج صرف اور صرف سرجری ہی ہے؟ برین ٹیومر اگر 2 سینٹی میٹر تک کا ہے اور اس کا ہمیں پتا ہو، جیسے ہم ریڈیولوجیکلی اس کو ایکسس کر لیں کہ بھئی یہ کس قسم کا ہے، تو اس کے لیے ہم شعائیں بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پاکستان میں اس طرح کی شعائیں ہیں کہ جو پیشنٹ لگوائے اور ٹیومر وہیں وقت کے ساتھ وتھ لانگ ڈیوریشن 2 سال 1.5 سال میں ختم ہو سکتا ہے، تو ہمیشہ اس کا علاج سرجری نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی ڈائگنوز کے متعلق اگر بات کی جائے تو ہم اس کی ہسٹری جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی کن کن پیرامیٹر سے ہم جان سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پیشنٹ کی پراپر ہسٹری لیتے ہیں، اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ واقعہ اس کرائٹیریا پہ اترتا ہے جو ایک ٹیومر کے پیشنٹ میں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پیشنٹ میں ریسنٹ ہسٹری آف فٹس ہوگا، ہاتھ پاؤں کی کمزوری ہوگی، اس کا ہوش کا لیول کم ہوتا جائے گا، یا کبھی کبھی اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کا کنٹرول کم ہوتا جاتا ہے۔ اب ان سب کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے پرائمری انویسٹیگیشن جو ہم کرواتے ہیں وہ ہے سی ٹی اسکین برین، یا اس کے بعد ہم جاتے ہیں سی ٹی اسکین برین کنٹراسٹ کی طرف۔ اگر اس میں ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو وی گو فار ایم آر آئی برین کنٹراسٹ۔ تو اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہو کہ آیا یہ برین ٹیومر ہے یا کوئی ایپسس ہے یا کوئی انفیکشن وغیرہ کی طرف اگر اس کو ہم کر رہے ہیں تو ایم آر اسپیکٹروسکوپی، مطلب مختلف قسم کے اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں پیشنٹ کے، تاکہ ہم اس کو پراپر طرح سے ڈائگنوز کر سکیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بہت ضروری بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ایک ٹرمنالوجی کا یوز کیا کہ سمپل سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اور کنٹراسٹ، تو بنیادی طور پر سر ان دونوں میں کیا میجر فرق آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر میں بالکل بیسک اس میں بات کروں تو سب سے پہلے تو جو سی ٹی اسکین ہے وہ ایک امیڈیٹ اویلیبلٹی ہے اس کی، ہمیں وہ ایکسس ہے کہ وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور اگر پیشنٹ کو کوئی بھی ایسے سمٹمس ہیں، کوئی بھی ایسی رسولی ہے، وہ اس میں فوراً آ جاتی ہے، تو ہو بھی اسی وقت ہی جاتا ہے، تو ایک ایکسس ہے اس کی طرف۔ ایم آر آئی کے لیے ایک تو پیشنٹ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ گردوں کے لیے کہ گردے اس کے صحیح کام کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ کنٹراسٹ کے لیے جاتا ہے، تو تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اور لیکن اگر آپ ڈیٹیلڈ ہسٹری انویسٹیگیشن کہیں تو وہ کمپیریٹیولی ایم آر آئی ہے، اور انیشلی بس ہمیں سی ٹی اسکین سے پتہ چلتا ہے کہ برین میں کچھ ہے یا نہیں ہے تو اس کی سائز وغیرہ، سائٹ، لوکیشن، ان کا ہم زیادہ وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جنہیں ٹیومر ڈائگنوز ہو چکا ہے لیکن اس کا وہ بر وقت علاج نہیں کرواتے، تو انہیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آگے جا کے؟ جی ہاں، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ٹیومر ڈائگنوز ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اس ایریا میں یا تو وہ تعویذ وغیرہ یا اس طرح کی ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، ٹیبوز مختلف ہمارے اس ایریاز میں ہیں، اسپیشلی سندھ، پنجاب، ایون آپ پاکستان، انڈیا، پورے اس ریجنل جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس یا اس کے پاس، ایکچولی وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں نیورو سرجری اب اس طرح سے نہیں رہی، اب اس میں کافی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، اور لوگوں کو جب یہ ڈائگنوز ہو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، ان کو جو بھی ان کو پروسیجر سرجن بتاتا ہے یا ڈاکٹر ان کا کنسلٹنٹ بتاتا ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ آئیدر وہ سرجری ہے، آئیدر وہ بایوپسی ہے، کبھی کبھی ہمیں بایوپسی بھی کرنی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ شعاؤں سے ہی ٹھیک ہو جائے، تو وی گو فار بایوپسی، جس میں ہم صرف چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں، اس کو لیبورٹری بھیج دیتے ہیں تو تاکہ ڈائگنوز ہو۔ اب جتنی وہ لیٹ کریں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو وقت کے ساتھ کمزوری آ رہی ہے مریض میں تو وہ بڑھتی جائے گی،
और जब हम ऑपरेशन करेंगे तो वो रिकवर नहीं होगी, वो जहाँ बीमारी हमने छोड़ी है वहीं रुकेगी। और नुकसानात सबसे बड़े ये होते हैं, तो हाथ पाँव की कमजोरी तो है ही है, लेकिन कभी कभी पेशेंट का पेशाब पाखाने का कंट्रोल भी चला जाता है, जो ना सिर्फ पेशेंट के लिए एक प्रॉब्लमेटिक होता है बल्कि उनके अटेंडेंट के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और फिर वो एक लॉन्ग टर्म उसमें चलते हैं और काफ़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में और बड़ों में, यानी जिसमें मर्द व ज़न दोनों शामिल हैं, तो अगर इन दोनों में कंपैरेटिवली देखा जाए तो ट्यूमर से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने में रेशो किनका है? देखिए, सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर मर्दों में ही देखा गया है, और अगेन उसकी वजूहत यही है कि वो फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, जेनेटिकल इश्यूज भी होते हैं, और साथ में जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे मेनिंजोमा वगैरह इस तरह के ट्यूमर, ग्लायोमा, वो मेल में ज़्यादा देखे गए। कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो खुसूसन ख़वातीन के साथ होते हैं या उनके हार्मोनल चेंजेस के साथ ज़्यादा एफिलिएट करते हैं, तो उसके बाद ख़वातीन आती हैं। कंपैरेटिवली बच्चों में इन दोनों के रेशो से कम ट्यूमर होते हैं, लेकिन उनका फिर एक अपना वो है, और ज़्यादातर उनका इलाज थोड़ा डिफरेंट है, और बच्चों में पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर्स ज़्यादा होते हैं और उनको ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी तो खैर हमारे पास रेडिएशंस हैं, तो माशाल्लाह अच्छा उसका हो जाता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक नई टेक्नोलॉजी जिसे साइबर नाइफ कहा जाता है, बहुत आजकल उसका नाम है, यानी कुछ सालों से बहुत ज़्यादा जो है वो उसका ग्राफ ऊपर गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ट्यूमर्स के हवाले से साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है? जी, सबसे पहले तो इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। आपने अच्छा इस टॉपिक को भी लिया है कि हम साइबर नाइफ है। सबसे पहले तो उसके लिए भी, उस सर्जरी के लिए जाने के लिए भी हमें सबसे पहले बायोप्सी करनी पड़ती है, ब्रेन बायोप्सी, ताकि पता चले कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ ट्यूमर्स के मुख्तलिफ रेडिएशन दी जाती है। आप हमें हर किसी को एक ही रेडिएशन नहीं दे सकते। तो हमारे पास पाकिस्तान में ना सिर्फ साइबर नाइफ बल्कि स्पेशल ब्रेन के लिए जो है गामा नाइफ रेडिएशन भी मौजूद है और सिनर्जी भी मौजूद है। तो लेकिन वो थोड़ा प्राइवेट की तरफ है और ये थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ है, तो दोनों बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए, यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स की, तो कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपना कर ट्यूमर से किसी हद तक बचा जा सकता है? देखिए, ऐसा कोई प्रॉपर फैक्टर तो नहीं है, हम किसी भी पॉपुलेशन में ये असेस नहीं कर सकते कि भाई इसमें ये ट्यूमर्स होंगे या इस पॉपुलेशन में ये ट्यूमर्स नहीं होंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर रीजन में होती है, और उसका कोई ऐसा प्रॉपर स्केल हमने नहीं बनाया, ना कोई है कि हम किसी के बारे में ये कहें कि वो, हाँ, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, अक्सर जिसकी सीए ब्रेस्ट वगैरह की होती है, फैमिलीज में रन करती है, इवन ब्रेन ट्यूमर्स की कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है जो फैमिली में रन करती है, तो वो अगेन जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, तो उनको देखा जा सकता है। बाकी ऐसा कोई प्रॉपर स्केल नहीं है जिस पे उसको मेजर किया जा सके। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, स्केल के हवाले से अगर एक बात आई तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप ये ज़रूर बताइए, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम इसके मुतालिक भी कि जीसीएस लेवल जो है वो क्या होता है। जीसीएस लेवल जो है वो ग्लासगो-कोमा स्केल फुल टर्म है उसका, और उस पर जो है हम पेशेंट का होज का लेवल मालूम करते हैं। ये स्केल ना सिर्फ ट्यूमर्स के लिए बल्कि मोस्ट कॉमनली हम आम तौर पे ट्रॉमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1 से 15 तक का स्कोर होता है। 15 का मतलब है बंदा फुल होश में है, पेशेंट फुल होश में है, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं। जी जी। अगर उनको थोड़ी चोट लगती है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, 13 तक आ जाता है। अगर कुछ ज्यादा चोट है तो 10, और उससे ज्यादा है तो 8 से कम जीसीएस जो है वो सीवियर होता है और क्रिटिकल होता है। और बिल्कुल अगर कम से कम एक बिल्कुल कर दें हम तो जीसीएस 3 होता है, उससे कम नहीं होता। तो क्या इसका जो प्रॉपर है वो होश को लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है। और ये ना सिर्फ हम ट्रॉमा में बल्कि ट्यूमर्स में भी असेस करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो लेट आते हैं तो उनकी हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि भाई इसके होश का लेवल 10 है, 11 है, 12 है, तो उसके हिसाब से आउटकम पे भी इफेक्ट पड़ता है। और डॉक्टर साहब, अगर इसी में एक सवाल और जोड़ा जाए कि बेड रिडन की नौबत कब तक आती है, यानी क्या स्केल होता है नॉर्मली? यूजुअली जिस तरह मैंने बताया कि आपको कि 8 के बाद जो है पेशेंट अपना होश का लेवल होना शुरू करता है, तो
उसके बाद वो बेड रिडन कंडीशन की तरफ जाता है, और वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि मिड लाइन शिफ्ट उसका कितना हो रहा है, ट्यूमर अपना साइज कितना बढ़ा रहा है, और उसके साथ ऐसा तो नहीं कि ट्यूमर के अंदर कोई ब्लीड हुआ हो। तो यूजली 8 इज अ बेसिक कट ऑफ वैल्यू जिसके पास पेशेंट पीछे की तरफ यानी हाफ एंड हाफ लाइक अबाउट। हाँ बिल्कुल। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे तो जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक सवाल जिसका आप मुख्तसर जवाब दें कि ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा मर्ज भी है? देखें, बिल्कुल जानलेवा हो सकता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे हमारे पास रिपोर्ट कर रहा है। अगर वो फुल जीसीएस के साथ आता है और थोड़े बहुत फिट्स हैं या हल्की फुल्की कमजोरी है तो वो बच सकता है। अगेन फिर हम उसको मेजर करते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट की तरफ। अगर बेनाइन है तो उसका आउटकम कंपैरेटिवली बेहतर होता है, मैलिग्नेंट है तो फिर देखा जाता है कि कौन से स्टेज में है, स्टेज 1, 2, 3, 4, उस हिसाब से हम उसका आउटकम उस पेशेंट को भी बताते हैं और उसकी लाइफ के बारे में एक्सपेक्टेंसी। ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और फिर वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो कि आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रही है, विच इज़ DBS, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसके मुतालिक बताइए कि DBS क्या है।
DBS डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बेसिकली एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी पाकिस्तान में आई है। ये उन मरीज़ों के लिए है जो मुख्तलिफ जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए बेसिकली एज अ पेस मेकर काम करती है और उनको उस जो हाई डोज मेडिकेशन लेती हैं उनसे रिलीफ देती है ये डिजीज़। जी, और डॉक्टर साहब DBS के फ़वाइद के मुतालिक अगर देखा जाए तो इन चीज़ों के अलावा क्या क्या फ़वाइद हैं? बेसिकली मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें ये हम यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास पाकिस्तान में पार्किंसंस डिजीज़, लोग अक्सर जो है हाई डोज मेडिकेशन ले लेके बहुत तंग आ जाते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। डिस्टोनिया में यूज़ किया जाता है। एसेंशियल ट्रेमर्स, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्टोनिया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एपिलेप्सी में जो जिनको बार बार झटके पड़ते हैं और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेने के बावजूद उनको एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसके फ़वाइद भी हैं, यूजेस भी हैं और डिजीज़ जिसमें हम उनको वो करते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, सक्सेस रेशियो के हवाले से अगर बात की जाए तो DBS का सक्सेस रेशियो कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था NMI में, न्यूरो स्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में, और प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हाशिम साहब इसके हेड हैं और अप टू डेट हम 25 केसेस कर चुके हैं और किसी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन एटलीस्ट हमारे सेंटर में तो ऐसी नहीं आई। माइनर आती हैं लेकिन हम उनकी सेटिंग कर लेते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन कोई ऐसी मेजर हम बोलें कोई जानलेवा या कोई अनसेटिस्फैक्शन हो पेशेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे एक इंतहाई अहम सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि NMI के अलावा भी ये कहीं दस्तयाब है पूरे कराची? नहीं, पूरे कराची में, पूरे सिंध में भी नहीं। ये प्रोसीजर NMI में ही स्टार्ट हुआ था विद, इसमें पूरी टीम होती है। सबसे पहले तो इसको हेड करते हैं न्यूरो सर्जन, उसके साथ उनकी टीम में न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं और इस तरह से एक पूरी टीम बनती है। पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट होती है, हिस्ट्री होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन की जाती है और उसके बाद इसको किया जाता है। तो अभी तक तो सिंध में कहीं भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में 2 ही सेंटर्स हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, उनमें से एक NMI। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब, अगर नुकसानात की बात की जाए या एक प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो क्या कुछ नुकसानात भी हैं DBS के? DBS के देखें, सबसे पहले तो पेशेंट सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट सेलेक्ट ना किया जाए प्रॉपर्ली तो नुकसानात ही हैं और इसीलिए हम जो है वो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट से एग्जामिनेशन करवा के, न्यूरो सर्जन और साइकेट्रिस्ट से, कि ताकि मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं या मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं उनको जो है वो देखा जाए, उसके बाद ही पेशेंट सेलेक्ट किया जाता है और उसकी एक पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है। जब पेशेंट उस क्राइटेरिया पे आता है तो ही हम पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, लेकिन अगर पेशेंट इम्प्रॉपरली सेलेक्ट हो तो फिर तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट असर ही ना करे, जैसे ब्रेन में ब्लीड हो जाए, तो इस तरह के, या पेशेंट की बोलचाल बंद हो जाए या हाथ पाँव की कमजोरी हो जाए, इस तरह से मुख्तलिफ इशूज होते हैं। लेकिन अगेन ऑल दैट डिपेंड्स कि आपने सेलेक्ट कैसे किया है पेशेंट। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम सवाल और भी कि क्या DBS एक महंगा इलाज है? बिल्कुल, DBS एक महंगा इलाज है और इसमें पेशेंट के अच्छे खासी वो चाहिए होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को तन्हा नहीं छोड़ा। अगर कोई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम NMI में थैलेमोटॉमी एक प्रोसीजर है, रीजनिंग होती है, अच्छा, उसको भी करते हैं। तो इस तरह से पेशेंट की अपनी सिलेक्शन पे होता है, लेकिन अगेन अगर पेशेंट में अफोर्डेबिलिटी है तो DBS इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर जो पेशेंट को रिलीफ देता है उसकी बीमारी के सिम्टम्स। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी कि न्यूरो सर्जरी के ही शोबे का इंतखाब क्यों किया सर? एक्चुअली न्यूरो सर्जरी सबसे पहले तो एक मुश्किल फील्ड है और मुझे भी थोड़ा शौक था डायनामिक रहने का, तो एक डायनामिक फील्ड है, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फील्ड को काफ़ी इंजॉय करता हूँ और बहुत केयर देनी पड़ती है पेशेंट को, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है पेशेंट के लिए।
تو اس وجہ سے میں نے ایز اے ڈائنامک پرسنالٹی میں نے سوچا کہ کچھ ایسی فیلڈ لی جائے جس پہ بندہ تھوڑا ایکٹیو ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایک چیز جو کہ نارملی کچھ پیشنٹس جو ہیں جو کہ نیورو سرجری کے بعد یا پھر ایکسیڈنٹل کوئی نیورو ڈس آرڈر ہو تو اس میں بھی یوز کرتے ہیں زیادہ تر, وچ از شنٹ. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ شنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا بیسکلی یوز کیا ہے. وی پی شنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے دماغ کے اندر پانی بھر جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, انفیکشن کی وجہ سے, ٹیومر کی وجہ سے, ٹراما کی وجہ سے, ٹراما کے بعد. تو ایک تقریباً 400 ml تک کا پانی دماغ میں ڈیلی بنتا ہے اور اتنا ہی ایبزارب ہوتا ہے ایرکنوائڈ گرینولیشنز کے تھرو. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی ایبزارپشن بند ہو جائے تو دماغ میں پانی اکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں سے راستہ چاہیے. تو موسٹ کامن جو پروسیجر ہمارے پاس یہاں ہوتے ہیں وہ ہے وی پی شنٹ, جس کے تھرو ہم دماغ کے اس پانی کو جو ایکسس بن رہا ہے اس کو ہم راستہ دیتے ہیں کہ وہ دماغ کے تھرو پیٹ کی طرف جائے. اس کے علاوہ اگر پیٹ ایبزارب نہ کر سکے تو وی اے شنٹ بھی کیا جاتا ہے, جس میں ہم وینٹریکولو فیشل وین ہوتی ہے اس میں شنٹ کو ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح وی اے شنٹ کہا جاتا ہے, وینٹریکولو آرٹیریل پروسیجر, اس کو بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب دوبارہ چلیں گے ہمارے پرانے موضوع کی طرف, وچ از ٹیومر. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے کریئر میں یعنی کچھ ایسے بھی مریض آئے ہیں ڈیورنگ سرجری کہ جنہیں ایک سے زیادہ ٹیومرز ہیں؟ ایک سے زیادہ ٹیومر بالکل ہو سکتے ہیں. وہ مختلف سنڈرومز ہوتے ہیں جیسے کہ NF1, NF2 اس طرح کے مختلف ہوتے ہیں یا میٹس ہوتے ہیں. اس میں پیشنٹس کو جو ہے ایک سے زائد ٹیومرز ہو سکتے ہیں. اس میں پھر ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا ٹیومر ہے جو پیشنٹ کی لائف مشکل کر رہا ہے اور اس پہ برین پہ اتنا پریشر ڈال رہا ہے کہ پیشنٹ اپنے ہوش میں نہیں ہو رہا یا فٹس پڑ رہے ہیں, تو پھر اسی کو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نارملی پیشنٹس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ کوئی گٹھلی تو محسوس ہو رہی ہے یا کوئی حصہ یہاں سے ایون لٹک رہا ہے, اتنا زیادہ یعنی گچھا ٹائپ کوئی بن جاتا ہے. لیکن نارملی کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جس میں پین نہیں ہو رہا. تو آیا کہ ایسے بھی ٹیومرز ہوتے ہیں کہ جو پین پروڈیوس نہیں کرتے لیکن ہوتے ٹیومرز ہیں؟ اسکن کے باہر جو ہے ایسے عام طور پہ جن کو وہ لگتے ہیں وہ یوزلی لیپوما ہوتے ہیں اور وہ فیٹ اکومولیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ, اور اس کو پھر ایگزامن کیا جاتا ہے موسٹ کامنلی. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ برین ٹیومر پین نہ کروائے, اور اس طرح کی سویلنگس لانگ ٹائم تک وہاں رہتی ہیں تو وہ لائپوما ہوتا ہے. کچھ ایسے ٹیومرس ہوتے ہیں جو بون انوالو کرتے ہیں اور بون کے باہر آتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ہمیں سی ٹی اسکین وغیرہ کروا کے ان کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ آیا واقعی ٹیومر ہے یا باہر سے صرف ایک عام سویلنگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اوکے, یہ سوال تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ یہ ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے, تو وہ مریض کے جو الکوہولک ایڈکٹڈ ہیں یا وہ جو ٹوبیکو ٹیکنگ ہیں یعنی کہ سگریٹ پینے والے اور الکوہولک ڈرنکس لینے والے, تو آیا کہ ٹیومر کے جو پیشنٹس ہیں اگر پھر بھی وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو انہیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں جو ایڈکشن میں انوالو ہیں اور اسموکنگ وغیرہ میں, ان کو لیٹ اسٹیج جو ہے ہو سکتا ہے کہ لنگ کینسر وغیرہ ہو, اور پھر وہ چیز میٹس کی طرف چلی جاتی ہے کہ لنگ سے ایک ٹیومر جو ہے وہ برین کی طرف وایا بلڈ چلا جاتا ہے. تو تب تک تو بہرحال کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے, اور ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو چین اسموکرس ہوتے ہیں, ڈرنکرس ہوتے ہیں, اور پھر ان کے لیور لنگس وغیرہ انوالو ہو جاتے ہیں, برین انوالو ہو جاتے ہیں. تو تب تک کافی لیٹ اسٹیج میں وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. تو انسان کو شروع سے ہی, خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, تو بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی وہ احتیاط کریں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ ان کو اس طرح کے ایشوز فیس نہ کرنے پڑے. خاص طور پہ ان کی فیملی بہت سفر کرتی ہے ان اسٹیج میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اب فی الحال ہم چونکہ اپنے پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام اگر دیں. خاص پیغام تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ خدا نخواستہ کسی بھی نیورولوجیکل ایشو میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو کنسرن ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کو بتائی جائے اسی کو آپ فالو کریں, اور بار بار ڈاکٹر چینج کرنا یا ٹریٹمنٹ نہ لینا اس سے آپ جو ہے وہ پرہیز کریں. اکثر پیشنٹ
हाफ मेडिकेशन लेके और फिर आ जाते हैं कि भाई हम फलां के पास गए थे, फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। तो जैसे ही खुदा न खास कोई इशू हो तो बिल्कुल आप डॉक्टर को कंसर्न करें और वेट ना किया करें। थैंक यू। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून। थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, मेडिकेयर कार्डिक एंड जनरल हॉस्पिटल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।